तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बेहतरीन कोरियन ड्रामा सीरीज जिसकी स्टोरी काफी ज्यादा अच्छी है। ये सीरीज एक रोमांटिक फैंटेसी सुपरनेचुरल ड्रामा है जिसमें हमें टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। तो ये कहानी सेट है कोरिया में, लेकिन दो अलग अलग दुनिया की। नॉर्मली कहे तो अपना हीरो बिलोंग करता है किंगडम ऑफ कोरिया से और हीरोइन बिलोंग करती है पैरेलल वर्ल्ड के रिपब्लिक ऑफ कोरिया से। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक जादुई बांसुरी के बारे में बताया जाता है जिसमें असम शक्तियां है। जिसके पास ये बांसुरी होगी वो दुनिया में राज कर सकता है, वो टाइम ट्रेवल कर सकता है और अलग पैरेलल वर्ल्ड में जा सकता है, महामारी ठीक कर सकता है, बारिश ला सकता है। ऐसे बहुत सारे पावर्स थे उस बांसुरी में जो अभी किंगडम ऑफ कोरिया के राजा के पास थी। 1994 का साल था जब राजा के सौतेले भाई रिम ने उस बांसुरी को हासिल करने का डिसाइड किया। रिम अपने कुछ सोल्जर के साथ मिलकर राजा के प्राइवेट प्लेस में जाकर उन्हें मार दिया और बांसुरी लेकर जाने ही वाला था, लेकिन तभी राजा का 8 साल का बेटा ली वहाँ पर आ जाता है जिससे बांसुरी की आवाज यहाँ तक खींच लाई थी। राजा को मरे हुए देखकर वो भागकर उनके पास आता है। रिम उसे देखकर कहता है कि तुम एक अनाथ हो। तभी ली वहाँ पड़ी हुई एक तलवार बहुत ही मेहनत से उठाता है और रिम की ओर वार करता है, जिसमें रिम की हाथ की बांसुरी 2 टुकड़ों में कट जाती है। ली उसी के साथ ही रॉयल गार्ड्स को ऑर्डर करता है गद्दार रिम को जेल में बंद करने का, और उसे पता नहीं था कि ये सभी रिम के साथ ही मिले हुए हैं, इसीलिए वो सभी ली पर ही गन तान देते हैं। पर रिम गुस्से में बांसुरी के एक टुकड़े से ली के गर्दन पर वार कर देता है। ली मरने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर एक कैप पहने हुआ मार्क्समैन आ जाता है जो रिम के सोल्जर पर गोली चलाने लगता है। तो वो बंदा अकेला ही इन सब का सामना करता है। आप इन गोलीबारी की आवाज सुनकर राजा के रॉयल गार्ड्स इस तरफ आने लगे थे, जिसे देखकर रिम बांसुरी का एक टुकड़ा लेकर ही वहाँ से निकल जाता है। वहीं पर हम देखते हैं कि बांसुरी का दूसरा हिस्सा ली के पास था। ली जमीन पर पड़ा हुआ था, तभी वो मार्क्समैन उसे चेक करने लगता है। ली तो उसका चेहरा नहीं देख पाता, पर उस मार्क्समैन का एक आईडी ली के हाथ में चला जाता है और वो मार्क्समैन वहाँ से चला जाता है। इधर रिम भागते हुए एक कॉम्बो फॉरेस्ट में चला आता है, जहाँ उसके हाथ में बांसुरी का एक हिस्सा होने की वजह से उसके सामने एक पोर्टल खुल जाता है, जिसके पार जाते ही वो रिपब्लिक ऑफ कोरिया में पहुँच जाता है। न्यूज़पेपर्स और बैनर्स देखकर उसे पता चल जाता है कि इस देश का नाम रिपब्लिक ऑफ कोरिया है और ये देश नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में डिवाइडेड है। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। तभी वो अपने सौतेले भाई राजा के हमशक्ल से टकराता है और यहाँ पर भी रिम उसका भाई था। इसे देखकर हमशक्ल हैरान हो जाता है कि इस दुनिया का रिम बचपन से ही अपाहिज था। इसे देखकर वो समझ जाता है कि ये वही दूसरी दुनिया है जिसके बारे में उसने जादुई बांसुरी के बारे में पढ़ते हुए सुना था। तो रिम राजा के हमशक्ल से उसके घर ले जाने को कहता है, जहाँ जाकर वो राजा के हमशक्ल को मारता है। फिर वो अपने अपाहिज हमशक्ल को भी मार देता है। तभी वहाँ पर इस दुनिया का ली भी आ जाता है और उसे देख लेता है, तो रिम उसे भी मार देता है। ये देखकर रिम समझ जाता है कि इस पैरेलल वर्ल्ड में किंगडम ऑफ कोरिया के सभी लोग के हमशक्ल हैं, बस यहाँ पर सबकी जिंदगी अलग है। वहीं किंगडम ऑफ कोरिया में राजा का डेथ सेरेमनी शुरू हो जाता है, जहाँ 8 साल की उम्र में अगला राजा बनने के बाद ली अपनी पहली ड्यूटी निभाता है, अपने पिताजी के रीति रिवाज पूरा करके। अब क्योंकि राजा को उसके सौतेले भाई नहीं मारा था, इसीलिए रॉयल गार्ड्स ने राजा के चचेरे भाई और सारे फैमिली मेंबर्स को देश से निकाल दिया। इधर रिपब्लिक ऑफ कोरिया में रिम्स बांसुरी के पावर और स्पिरिल वर्ल्ड के चक्कर को समझ चुका था, इसीलिए वो अपनी हमशक्ल की डेड बॉडी को किंगडम ऑफ कोरिया में समुद्र के किनारे फेंक देता है, जिससे किंगडम ऑफ कोरिया के लोगों को बिलीव हो जाता है कि गद्दार रिम मर चुका है। इधर 8 साल का छोटा राजा ली अपने डैड के डेथ से बहुत ही दुखी होता है। तभी उसकी मुलाकात होती है नन्ही जयोंग से, जो उसे चेयर अप करने के लिए आता है। हर जगह वो ली के पीछे पीछे ही जाता है, इसीलिए ली को काफी चिढ़ होती है। तभी वो उससे पूछता है कि तुम बार बार कैसे अंदर आ जाते हो, आखिर तुम कौन हो और तुम्हारे डैड कौन है। जयोंग कहता है कि मेरे डैड तुम्हारे डैड के दोस्त हैं। ली सारे रिचुअल्स को पूरा कर लेता है। उसके बाद वो बहुत ही ज्यादा रोता है क्योंकि अब वो अकेला हो चुका था, तो उसे हेड कोर्ट लेडी कंसल्ट कर रही होती है। जयोंग भी हमेशा की तरह उसके पीछे पीछे आता है और ली को रोते देख वो भी बैठकर बहुत ही ज्यादा रोने लग जाता है। उसे देखकर ली एक तलवार लेकर आता है और जयोंग से रोना बंद करने के लिए कहता है और बताता है कि आज से तुम मेरा अटूट तलवार हो, इसीलिए रोना बंद करो। इससे जयोंग चुप हो जाता है और यहीं से इन दोनों की दोस्ती शुरू हो जाती है। इधर समुद्र के किनारे जो रिम की डेड बॉडी मिली थी उसकी ऑटोप्सी राजकुमार बयोंग करता है, जो कि ली के पिताजी के चचेरे भाई थे। वो एक डॉक्टर भी थे और सिर्फ उसे ही किंगडम ऑफ कोरिया में रहने की इजाजत थी। तो वो रिम की डेड बॉडी का ऑटोप्सी करते हैं। इसमें वो समझ गए थे कि ये रिम की डेड बॉडी नहीं है, पर अभी सिचुएशन को संभालने के लिए उन्हें बोलना ही पड़ता है कि यही गद्दार रिम की डेड बॉडी है और उसकी मौत रॉयल गार्ड्स की गोली से हुई है। इसके बारे में वो हेड कोर्ट लेडी को बताता है। इधर रिम तो बिंदास दोनों दुनिया में ट्रेवल कर रहे थे, जहाँ किंगडम ऑफ कोरिया में उसके साथी सोल्जर थे, उन सभी को इस दुनिया से रिपब्लिक ऑफ कोरिया में ले जाता है। जिसके बाद हमें 25 साल का बाद का सीन
दिखाया जाता है। साल था 2019 का। किंगडम ऑफ कोरिया का राजा ली घोड़ों की सवारी के लिए जाने की तैयारी कर रहा था। वहीं जयोंग रॉयल गार्ड्स का कैप्टन बन चुका था। हॉर्स राइडिंग के लिए जाने से पहले ली अपनी रूम की ओर जाता है, जहाँ हेडकोर्ट लेडी जो ली उसे दाइमा कहकर बुलाता है, वो ली के रूम में टेलिस्मैन छुपा रही थी ताकि वो सेफ रहे और उसे एक अच्छी लाइफ पार्टनर मिले। लेकिन ली उन्हें ये सब छुपाते हुए देख लेता है, तो वो ये सारे टेलिस्मैन डस्टबिन में फेंक देता है और कहता है कि दाइमा, मैं आपको बताया था कि मुझे अभी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए मेरे कमरे में आप ये टेलिस्मैन छुपाना बंद कीजिए। ये कहकर वो अपनी घोड़सवारी के लिए निकल जाता है, पर दाइमा दोबारा से वो टेलिस्मैन लेकर उसके रूम में छुपा देती है। तो घोड़सवारी के बाद प्राइम मिनिस्टर गु ली से मिलने के लिए आती है, जहाँ वो हर हफ्ते ली को रिपोर्ट देने के लिए आती है, पर वो उससे कुछ ज्यादा ही चिपकती है, जिससे पेरेंट्स वाले उनकी साथ में फोटोज खींच लेते हैं। इससे पब्लिक में इन दोनों के रिलेशनशिप को लेकर गॉसिप चलती रहती है। इधर दाइमा तो ली की शादी करवाने के लिए पीछे ही पड़ी रहती है, लेकिन ली का हमेशा यही जवाब रहता है कि उससे अभी शादी नहीं करनी है। उसके बाद ली एक रॉन्गिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है, जहाँ बहुत सारे लोग इस कंपटीशन को देखने के लिए आए हुए थे। लेकिन तभी उस भीड़ में से एक लड़की को भागते हुए देखते हैं, जिसमें एक रेबिट टोपी पहनी हुई थी और उसके पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए थे। ली उस रॉन्गिंग कंपटीशन जीत जाता है। तभी वो अपनी टीम के साथ खुशी मना ही रहा था, तभी उन गुंडों में से एक हवा में गोली चला देता है, जिसे देखकर सभी लोग जमीन पर बैठ जाते हैं। तो एक गुंडा उस लड़की को बाहर निकलने के लिए कहता है। इतने में ली के सारे गार्ड्स उन्हें घेर कर खड़े हो जाते हैं और उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं। जयोंग ली को प्रोटेक्ट कर रहा था, पर तभी ली तो उस रिबिट हुडी वाली लड़की को देख रहा था, जो मौका मिलते ही भागने लग जाती है। तभी ली भी उसके पीछे भागने लग जाता है और यहीं पर हमारा एपिसोड एंड होता है। क्या ली उस रेबिट हुडी वाली लड़की को पकड़ पाएगा? जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें। तो चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।